तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर, जो कि राम जीवन की है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कहानी को राम जीवन जी के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम राम जीवन है। लोग मुझे सिग्नल मैन राम कहकर बुलाते थे, जब तक कि मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी थी। मैंने जो कुछ भी उस केबिन में देखा, तो उसे देखने के बाद नौकरी छोड़ना ही नहीं, बल्कि उस जिले से भी दूर भागना मेरी मजबूरी बन गया था। वो केबिन, जिसे केबिन नंबर 47 कहा जाता था, स्टेशन से बहुत दूर पटरियों के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कुछ बबूल के पेड़, सूखी घास और दोनों तरफ अनंत तक फैली लोहे की पटरियां। केबिन के अंदर एक पुरानी सी कुर्सी, एक डेस्क, एक टेलीफोन और सबसे ज़रूरी चीज़ थी सिग्नल लीवर्स का भारी भरकम कंसोल। हमारी शिफ्ट रात 10 बजे से शुरू होती थी। रात में सिर्फ 3 ट्रेनें ही गुजरती थी। मेरा काम था हर ट्रेन के आने से 20 मिनट पहले ही सही पटरी के लिए सिग्नल बदलना। ये काम यांत्रिक था और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, और मैं इसे आंखें बंद करके कर सकता था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर एक अमावस्या की रात आई। पहली अमावस्या की रात थी वो। बाहर अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी मुझे नहीं दिख रही थी। सिर्फ केबिन के अंदर की मध्यम पीली रोशनी थी, जो शीशे पर ओस की बूंदों के साथ मिलकर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। मस्त बॉडी છે ને, એવું લાગે છે કે જાણે દરિયામાંથી એક शीशे पर ओस की बूंदों के साथ मिलकर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। ट्रेन संख्या 1099 अवध एक्सप्रेस का वक्त आने का हो चुका था। मुझे सिग्नल को लाल से हरा करना था। मैंने उठकर बड़े लीवर्स के कंसोल की तरफ देखा। लीवर्स पुराने थे, पर तेल लगे होने के कारण वो आसानी से फिसलते थे। मैंने अपलाइन का लीवर पकड़ा और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पर कोई और हाथ है। वो बहुत ठंडा था, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा। मैं चौंक कर पीछे हट गया। केबिन में मैं उस वक्त अकेला था और दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद हाथ फिसल गया होगा या मुझे नींद आ रही होगी। फिर मैंने दोबारा से लीवर पकड़ा, पर इस बार ज़ोर से। लेकिन जैसे मैंने उसे खींचना शुरू किया, तो वैसी एक धीमी और गहरी कर्कश आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। वो कर्कश आवाज़ वैसे तो कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कह रहा हो कि लीवर मत खींचो। इससे पहले मैं उस लीवर को खींचता कि फिर से वो ही आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, पर इस बार उस आवाज़ में भारीपन था। साथ ही इस बार मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही है, क्योंकि मुझे उस आवाज़ के साथ साथ मेरे पैरों में कंपन भी महसूस हो रहा था। और ये एहसास होते ही मैंने वो लीवर छोड़ दिया और 2-4 कदम में पीछे हट गया। अब तक मेरी सांसें लेने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, यहाँ तक कि घबराहट के चलते माथा पसीने से तर हो चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी मुझे स्टेशन मास्टर का ख्याल आया और मैंने फ़ौरन ही उन्हें कॉल किया। उनके कॉल उठाते ही मैंने उनसे बोला कि सर, मैं सिग्नल बदल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही है। अभी मैंने इतना ही बोला था कि फ़ोन लाइन में सनसनाने की आवाज़ आने लगी। मैंने कई बार हेलो हेलो कहा, पर स्टेशन मास्टर की ओर से कोई भी आवाज़ तो नहीं आई। पर तभी वहाँ चारों तरफ किसी के रोने की आवाज़ ज़रूर गूंजने लगी। उस रोने की गूंज में मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी, जो लगातार कहे जा रहा था कि आज सिग्नल मत बदलना। उस वक्त एक और मेरे ऊपर लगातार डर हावी हो जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुझे ये फिक्र भी थी कि ट्रेन संख्या 1099 का आने का समय हो चुका था। अगर वक्त रहते सिग्नल नहीं बदला तो ट्रेन समय सारणी में गतिरोध पैदा हो जाएगा। हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, और मैं उस हादसे का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने हिम्मत जुटाई। हालांकि अभी भी डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, पर इसके बावजूद मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और लीवर की तरफ बढ़ा। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए मैंने लीवर खींचा। जैसे ही मैंने लीवर खींचा, तो वैसे ही केबिन की खिड़कियाँ और दरवाजे से ऐसी आवाज़ आई
मानो जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मारा हो। वो आवाज़ सुनते ही मैं जोर से चीखते हुए बोला, अरे भाई कौन है? मेरे कई बार ये बोलने पर मुझे कोई जवाब तो नहीं मिला, पर जब मेरी नज़र दरवाजे पर गई तो मैं न पाया कि लोहे के उस दरवाजे पर 5 उंगलियों के निशान उभरे हुए हैं। अब ये देखकर मेरा कलेजा एक पल को मुंह में आ गया था। अभी मैं अपने डरे सहमे मन को संभालते हुए ये सोच ही रहा था कि ट्रेन के सिग्नल का काम हो गया है। अब ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरे लीवर खींचते ही सिग्नल ग्रीन हो चुका था। फिर दरवाजे पर हुई जोरदार धमक के करीबन 10 मिनट के बाद अवध एक्सप्रेस मेरे केबिन के सामने से दनदनाते हुए गुजर गई। ट्रेन की आवाज़ से वो भयानक खामोशी टूट गई। अब अचानक से मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। वो घबराहट और दिल की बेचैनी शांत हो गई। खैर इसके बावजूद मैं कुछ और देर तक वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर जब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि सच में अब कोई खतरा नहीं है, तो मैं अपने केबिन से निकला और बाहर देखा, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे के अलावा। यहाँ तक कि जब मैं दरवाजे पर उभरे उन उंगलियों के निशान को देखने के लिए दरवाजे के करीब गया, तो मैं ये देखकर चौंक गया कि वो लोहे का दरवाज़ा तो नॉर्मल था, मतलब कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी उभाड़ नहीं था। ये देखकर मैं अब ये तय नहीं कर पाया कि जो कुछ भी मेरे साथ अभी अभी घटा है, क्या वो सच था या फिर कोई छलावा। खैर इसी उलझन के साथ उस रात की ड्यूटी भी ख़त्म हुई और फिर जब मैं अगले दिन काम पर पहुंचा, तो मेरे पहुंचते ही जैसे स्टेशन मास्टर की मेरे ऊपर नज़र पड़ी, तो वैसे उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला, अरे रामजीवन, कल रात तुम फ़ोन पर क्या कह रहे थे? स्टेशन मास्टर के ये पूछते ही मैं इस सोच में पड़ गया कि क्या इन्हें पिछली रात के बारे में बताना ठीक होगा? क्या ये मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? अब ये सोचने के बाद मुझे लगा कि अपना मुंह बंद रखने में ही मेरी भलाई है, इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर को कुछ भी नहीं बताया और अपने काम पर लग गया। पर करीबन 1 महीने के बाद मेरे साथ फिर से वही घटना हुई। मुझे फिर से उस रात ट्रेन संख्या 1099 अवध आसाम के लिए लीवर खींचकर ग्रीन सिग्नल देना था, और जैसे मैंने लीवर खींचने के लिए लीवर पकड़ा, तो वैसे ही वही कर्कश आवाज़ फिर से गूंजने लगी, और उस आवाज़ के साथ ही उस रात की सारी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गईं। पर इस बार भी मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। हालांकि इस बार डर खौफ में बदल गया था, पर इस बार की घटना से ये भी अब साफ हो चला था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मन का वहम या कोई छलावा नहीं है। अब मुझे इस बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक ना एक दिन मेरी लाश मेरे ही केबिन में लोगों को मिलेगी। सूझबूझ से काम लेते हुए मैंने अपने साथ हुई घटना का चर्चा कुछ लोगों के साथ छेड़ा, ये पता करने के लिए कि कहीं ऐसा किसी और के साथ भी हुआ था, और ये मेरा पैतरा भी काम कर गया। जब मुझे त्रिलोकी जी के बारे में पता चला, जो पास के गांव में ही रहते थे। दरअसल त्रिलोकी जी एक ओझा के साथ साथ बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी थे, और जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं सीधे पहुंचा उनके घर, जहां वो एक नीम के पेड़ के नीचे लगी चारपाई पर बैठे हुए थे। जैसे मेरी भेंट उनसे हुई, तो वैसे ही मैंने अपने साथ घटी घटना विस्तार से उन्हें बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बोले, आज से लगभग 80 साल पहले जब यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब उस ज़मीन पर बखार समुदाय रहा करता था, जो भगवान में नहीं बल्कि उन शक्तियों को मानते थे, पाताल लोक से जुड़े थे। और जब उन्हें अंग्रेजों द्वारा जबरन हटाने की कोशिश की गई, तो ये बखार समुदाय के लोग क्रोधित हो गए और वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अंग्रेजों ने पहले तो अपने उन लोगों से बातचीत करने के लिए सुमेर सिंह को भेजा, जो एक इंजीनियर हुआ करते थे। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि सुमेर सिंह उन गांव वालों को समझा बुझा के ज़मीन छोड़ने के लिए राजी कर लें। पर जब सुमेर जी बखार समुदाय के लोगों से बात करने गए, तो फिर वो अगले 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि शायद बखार के लोगों ने सुमेर को बंदी बना लिया है, तो कुछ अंग्रेजी सिपाही सुमेर को छुड़ाने के लिए गए। पर जब उन सिपाहियों में से सिर्फ एक ही सिपाही लौटा, तो उसकी हालत देखकर अंग्रेज बौखला उठे। दरअसल उस सिपाही के दोनों हाथ कटे हुए थे, उसकी छाती में कई लोहे की सलाखें आर पार हो रखी थी। इसके बाद भी वो सिपाही बखार समुदाय की चेतावनी देते बोला कि एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा अगर वो इस जगह को हथियाने की कोशिश करेंगे। उस सिपाही की बात सुनकर
अंग्रेज और भी ज़्यादा बौखला उठे और फिर उसी रात अंग्रेजों ने बखार समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। कहते हैं उस रात अंग्रेजी सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर अगली सुबह जब मेरे बाबा, जो उस वक्त अंग्रेजों के लिए मजदूरी का काम करते थे, उन्हें और उनके कुछ साथियों को उन गांव वालों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम दिया गया। बाबा जब अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो कांप उठे। दरअसल वहां हर जगह पर कटी फटी लाशों का ढेर लगा हुआ था, पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहां पर जो खून फैला हुआ था वो अभी भी ताज़ा था, जिस वजह से बाबा के साथ में जो लोग थे वो उसी वक्त काम छोड़कर भाग गए। और जब बाबा ने भी वहां से लौटने का फैसला किया कि तभी उनकी नज़र उस मुंडी पर गई जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, और वहां फैला सारा खून उस मुंडी के मुंह के अंदर जा रहा था। और वो मुंडी किसी और की नहीं बल्कि सुमेर की थी। उस वक्त तो बाबा भी लौट आए, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को काम पूरा ना करने के कारण कारावास में डाल दिया। पर बाबा की बात सुनकर अंग्रेजों को भी एहसास हो गया था कि सिर्फ हथियार के बल पर रेलवे लाइन का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने अंग्रेज सैनिकों को ही ये काम सौंप दिया। पर जब वो सैनिक भी वापस नहीं लौटे तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये कोई दूसरी ही समस्या है। अभी अंग्रेज कुछ करते कि उस रात सुमेर लौट आया, पर वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसका पूरा सर लाल था और उसका मुंह खुला हुआ था। उस रात सुमेर ने बहुत से अंग्रेजों को चीर फाड़ कर रख दिया। सुबह होते होते सुमेर कहीं पर गायब भी हो गया। फिर इस घटना के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए, पर कुछ महीनों के बाद वो एक पृष्ठ के साथ लौटे और उस पृष्ठ ने अपनी शक्ति से सुमेर को इसी ज़मीन में कैद कर दिया और उसके बाद यहाँ रेल लाइन बिछा दी गई। पर सुमेर की आत्मा आज भी उस जगह हर अमावस की रात को आज़ाद होने की कोशिश करती है, ताकि वो ट्रेन के सभी यात्रियों की जान ले ले। शायद उसे लगता है कि ट्रेन आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं। मेरी मानो तो राम जीवन ये काम छोड़ दो, नहीं तो तुम भी हो सकता है कि तुम भी मारे जाओ। दोस्तों, त्रिलोकी जी की बात सुनकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि वो आवाज़ सुमेर की है जो मुझे लीवर खींचने से रोकता है ताकि कोई दुर्घटना हो जाए। पर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरी जान तो बच जाएगी, पर ट्रेन की सवारियों का क्या? ये सोचकर मैंने तय कर लिया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा मैं काम नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसी इरादे के साथ मैं काम पर वापस लौट आया। पर मुझे अमावस से पहले कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं सूझा। पर एकाएक मुझे त्रिलोकी जी की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी पृष्ठ ने सुमेर को उस जमीन में कैद किया था। मतलब कि हो सकता है कि इस बार भी कोई पृष्ठ ही कोई रास्ता दिखाए। और इसी विचार के साथ मैंने पृष्ठ की तलाश शुरू की और 3-4 दिनों के तलाश के बाद मुझे कोई पृष्ठ तो नहीं मिला, पर एक आदमी मिला जिसने पृष्ठ के साथ काफ़ी समय तक काम किया था। जब उसका पृष्ठ किसी घटना में मारा गया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। और जब मैं उस आदमी से मिला जिसका नाम जगदीश था तो मैंने उसे सारी बात अच्छे से बता दी। मेरी बात सुनने के बाद जगदीश ने बोला, वो सुमेर नहीं है, बखार के लोगों ने उसकी